रिसेंट टाइम में तुमने न्यूज़ तो सुनी होगी कि हमारे रतन टाटा जी ने हमारी एयर इंडिया को दोबारा से ले लिया, एक्वायर कर लिया है। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्विजिशन जो तुम याद रख सकते हो। तुम्हें ये लिटरली याद भी रखना चाहिए बिकॉज इंडिया से रिलेटेड चीज़ है एंड काफ़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे हाथ में वापस है, टाटा जी के हाथ में वापस है। सो फ्रेंडली एक्विजिशन का पार्ट है ये, जहां रतन टाटा जी ने पूरे एग्रीमेंट करके, पूरी चीज़ें करके एयर इंडिया को एक्वायर किया है, जस्ट बिकॉज उनका एक इमोशनल अटैचमेंट रहा है उसके साथ। जेआरडी टाटा से उसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, कैसे ऑड टाइम्स में उन्हें सेल करना पड़ा था एंड देन रीएक्वायरिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। Then both the companies approve of the acquisition under friendly terms. So इसमें अप्रूवल बहुत प्यार मोहब्बत वाला है और आराम से कर लिया गया है। Then रिवर्स, ये रिजर्व क्यों करा है यार, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, मैं माफी चाहूंगा, रुको मेरे को इसको ठीक करने दो, क्योंकि वो रिवर्स है, वो लिटरली रिवर्स है। मैंने रिजर्व क्यों लिखा है मैं भी नहीं जानता, और अगर मैं गलती करूं तो मैं तुम्हारे सामने एटलीस्ट सुधारूं, तो काय को ऑफ कैमरा सुधारूं। तो एक होता है रिवर्स एक्विजिशन, अ प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी। नाउ रिवर्स एक्विजिशन जो है REVERSE, माफी चाहूंगा, हाँ, तो रिवर्स एक्विजिशन जो है उसको समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जनरली तुम ये सोचते हो कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, ये पब्लिक विकास वाली कंपनी नहीं कि समाज की भलाई वाला। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जिसके मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं एंड उसको कंपैरेटिवली प्राइवेट कंपनी से बड़ा माना जाता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बल्कि पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, अब प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी। बहुत रेयर फिनोमिना है, बट होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रिवर्स टेक ओवर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो कि कैपिटल और फंडिंग बेसिस पे छोटी है, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में इशू हैं उसको ले लेते हैं। एंड अगर तुम कभी ये फ्यूचर में होता देख सकते हो तो शायद ये पेटीएम के साथ हो सकता है, जिसका शेयर 1900 समथिंग 1985 रुपीज या 2100 रुपीज के आसपास लिस्ट हुआ था एंड तब से लेके अभी तक उसकी शेयर प्राइस डाउन ही होते जा रहे हैं। एंड हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी पेटीएम को टेक ओवर कर ले एंड तब तुम्हें समझ में आए कि रिवर्स एक्विजिशन किसको बोला जाता है। तो इतनी नॉलेज रखो मार्केट के बारे में, पेटीएम को फॉलो करो और शेयर्स में उसके पैसा मत लगाना। कहने को पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, बट वो इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, वो इफेक्टिवनेस नहीं है एज अ कंपनी, एज अ पब्लिक फिगर जो उसकी होनी चाहिए। एंड उसके फाइनेंसेस भी इतना कुछ अप्रूव नहीं करके देते कि पेटीएम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। जितना भी उसने कमाया है, वो जो कैशबैक ऑफर्स वगैरह देते थे उससे उसने कमाया है, एंड अभी भी वो बहुत स्टेबल कंपनी नहीं है और शेयर की प्राइसेस डाउन ही जानी है। मतलब बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कभी शायद कोई प्राइवेट कंपनी आए और पेटीएम को टेक ओवर कर ले। नाउ बैकफ्लिप एक्विजिशन, अरे भाई बहुत शानदार टर्म है एंड इंडिया में तो ये कभी हुआ नहीं है, एंड अगर हुआ है तो उस बड़े लेवल पे नहीं हुआ जिसकी एक बहुत ग्रेटर न्यूज़ बनी हो। बट बैकफ्लिप एक्विजिशन फॉरेन में बहुत हुआ है, स्पेशली यूएसए में बहुत देखा गया है ये फिनोमिना, जहां पे एक ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि जो कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर करती है, वो सब्सिडियरी कंपनी बाद में पेरेंट कंपनी बन जाती है। सो अ वेरी रेयर केस ऑफ एक्विजिशन इन विच द परचेज्ड कंपनी या परचेजिंग कंपनी बिकम्स अ सब्सिडियरी। जो परचेज कर रही थी कंपनी, इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीदा, अब ये परचेजिंग कंपनी इस कंपनी की सब्सिडियरी बन जाए। सोच रहे हो, अब ये कंपनी अम्ब्रेला हो गई, यानी ब्रांड हो गया, टॉप ब्रांड हो गया, जिसके अंडर एक सब्सिडियरी आ रही है जिसने इसको खरीदा था। लाइक समझ जाओ अब तुम, ऑफ द परचेज कंपनी। ठीक है, ये तो हो गया यहां तक। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे चाचा जी इलॉन मस्क की। अब क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रीसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी में रहे हैं कि इन्होंने ट्विटर का बोर्ड पैनल में इन्होंने शेयर या स्टेक खरीदा एंड फिर एकदम से ये एक जिद पे अड़ गए जिसको बोला जाता है हॉस्टाइल एक्विजिशन। अब हॉस्टाइल एक्विजिशन क्या है, जरा ध्यान से सुनो। द स्मॉलर कंपनी इज आइदर ड्रिवन टू सच अ कंडीशन that it has no option but to say yes to the acquisition to save its skin, or the bigger company buys off all its share। मतलब क्या हुआ भैया, शब्द बाय शब्द, लाइन बाय लाइन समझेंगे। द स्मॉलर कंपनी इज आइदर ड्रिवन टू सच अ कंडीशन, जो छोटी कंपनी है, जैसे हमारे चाचा साहब के लिए, एलॉन मस्क के लिए ट्विटर कंपैरेटिवली बहुत छोटा पार्ट है। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एलॉन मस्क इज जनरेटिंग, उसके हिसाब से गिविंग 43 बिलियन अराउंड डॉलर्स, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो वो वहां पे ट्विटर छोटी पड़ जाती है, तो उसको इस कंडीशन तक लेके आ जाना दैट इट हैज नो ऑप्शन बट टू से यस, मतलब फिर ट्विटर को यस कहना पड़े। मतलब
जो हमारे चाचा साहब हैं उन्होंने पता है क्या बोला था कि मैंने बोर्ड मेंबर तो बन गया हूं मैं, मतलब मैंने शेयर तो खरीद लिया है, स्टेक तो खरीद लिया है, या तो अब मैं पूरा ट्विटर खरीदूंगा या तो फिर मैं जो ट्विटर का जो शेयर लिया है उसको भी मैं डाइल्यूट कर दूंगा। एंड वहां पे ये एक तरह से डराने का तरीका हो गया जिससे मार्केट में एक तरह से रूमर फैल जाए या डर पैदा हो जाए कि देखो ट्विटर का जो है एक तरह से ब्रेकडाउन चालू हो गया है, एकदम से बोर्ड मेंबर एलॉन मस्क बनते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां यू बिकम अ बोर्ड मेंबर, यू ऑफर टू बाय द होल ऑफ द ट्विटर एंड देन यू से कि मैं छोड़ दूंगा, मेरे को वो भी शेयर भी नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में बहुत डेलिकेट सिचुएशन बन जाती है, जो कि यहां पे भी हुआ, दैट इट हैज नो ऑप्शन बट टू से यस। या तो यस बोलो कि हम पूरा बिकने को तैयार है एलॉन मस्क को पूरा 43 बिलियन में जो ऑफर किया है, अदरवाइज और टू सेव इट्स स्किन, ये करने के लिए करना पड़ता है, या फिर जाने दो, फिर तो जो मार्केट में फिर न्यूज़ फैलेगी, जो आपका वैल्यूएशन धड़ल्ले से गिरेगा, आप उसको बचा नहीं सकते। क्योंकि फिर अगर एलॉन मस्क शेयर बेचते हैं, खासकर जो आज के टाइम पे नॉर्मल अपना डॉलर मार्केट बोल लो या नॉर्मल बैंकिंग मार्केट बोल लो, उसको कंट्रोल करते हैं, साथ में क्रिप्टो मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं, वो सोचो किस लेवल पे जाके ट्विटर को हिला सकते हैं। सो टू सेव इट्स स्किन और द बिगर कंपनी बाइज ऑल ऑफ इट्स शेयर, या तो फिर कंपनी शेयर खरीद के ही मानती है। सो ऑब्वियसली नॉट एलॉन मस्क विल बी बाइंग द ट्विटर बट हिज कंपनी विल बी बाइंग, उसके अंडर वो उसको रखते, तभी मैंने एलॉन मस्क को एग्जांपल लिया, वरना यूल से कि बाबा जी एलॉन मस्क खरीद रहे हैं तो फिर वो तो कोई कंपनी नहीं हुए ना। नहीं, इफ एलॉन मस्क विल बाय, इट्स ऑब्वियस दैट अ कॉर्पोरेट एंटिटी विल बाय ट्विटर, नॉट जस्ट एलॉन मस्क। तो वो अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी के तहत खरीदते। अभी कंट्रोवर्सी का कोई कंक्लूजन नहीं है, तो मैं भी कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि कहता है रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। भाई तुम्हारे दिमाग में बहुत आता होगा ये मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। अगर दो पार्टिसिपेंट हैं तो वो एक और एक हैं, सोचो अगर ये मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाएगा। एक्चुअल में यहां पे भी यही बताया, सिनर्जी आ जाती है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म, एक और एक 11 मिल जाते हैं, एक और एक 11 हो जाते हैं। सो द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म एंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द पार्टिसिपेंट। वैसे अगर ये अलग अलग काम करते रहे तो शायद एक और एक 2 ही बनाए, क्योंकि ये अपना अलग काम कर रहे हैं, वो अपना अलग काम कर रहे हैं, तो एक और एक 2। लेकिन अगर ये मिल जाए और वो सिनर्जी बना ले, एक्विजिशन हो जाए, मर्जर हो जाए, सोचो इनके बीच में क्या वो पार आ जाएगी, मिलकर ये कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने वो पीवीआर और आयनॉक्स वाला बताया था, वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी वाला बताया था। तुम मुझसे पूछोगे कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी में बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो जो मैंने तुम्हें टोयोटा का बताया था ना, कि टोयोटा ने ऐसा क्यों किया कि वो सीधे मारुति के साथ टाई अप में चली गई इंडिया में, और ये टोयोटा ग्लांजा एंड टोयोटा अर्बन क्रूजर, ये सारी कार्स निकलने लगी। इवन अर्टिगा का कोई मॉडल आने वाला है उनका, टोयोटा का, जो अर्टिगा मारुति की आती है। देयर इज अ रीजन, एक तो मारुति की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत लो है इंडिया के अंदर, दूसरा उनका इंजन जो है मारुति का वो बहुत ही काइंड ऑफ एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। एंड जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टोयोटा जानता है कि इंडिया में सस्टेन करने के लिए हमें ये स्मॉलर सेगमेंट में गाड़ी बेचना जरूरी है। अभी तक वो लोग इनोवा पे, फॉर्च्यूनर पे ही रिलाई करते थे। नाउ इफ दे हैव टू सस्टेन देयर शेयर बिकॉज दे आर अनेबल टू, वो इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं इवन आफ्टर सेलिंग फॉर्च्यूनर एंड इनोवा, बिकॉज वो बहुत कम मार्केट सेगमेंट खरीदता है। इफ दे हैव टू सस्टेन इन इंडिया, उन्हें कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ मारुति। इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम साथ में काम करोगे तो तुम्हारा बेसिक फोकस क्या था कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। एंड इसलिए डोमिनोज जब इंडिया में आया तो इंडिया में आके जुबिलिएंट फूड वर्क्स के साथ टाई अप किया, जो कि उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। देयर इज अ रीजन, ताकि डोमिनोज और जुबिलिएंट फूड वर्क्स दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। एंड सेम गोज विथ एक्वायरिंग अ कंपिटेंसी। से फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें नहीं पता तो डिज्नी ने पिक्सार स्टूडियोज को एक्वायर किया था। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में कहीं उसको दिखाया भी है बट बताना भूल गया, सो लेट मी एक्सप्लेन। डिज्नी एनिमेशन में इतना अच्छा नहीं था, तो डिज्नी ने पिक्सार स्टूडियोज को उठाया और एनिमेशन में अपने आप को ग्रो किया। सो कंपिटेंसी को उठाया, दैट मींस जो वो नहीं जानते थे वो उन्हें उस एक्विजिशन से सीखने को मिला, उधर से जो ह्यूमन रिसोर्स मिला उन्होंने वो काम करके दिया डिज्नी के लिए जिसमें डिज्नी बेटर नहीं था। एंट्री इनटू द न्यू मार्केट्स, टोयोटा का बताया ना, मैं ज्यादा डिटेल्ड अब नहीं जाऊंगा, सिंपल बताता हूं। टोयोटा कौन से मार्केट में एंटर हो रहा है? बिल्कुल चीप मार्केट, जहां से स्टार्टिंग होती है कार्स की, जहां पे टोयोटा को भी पता है कि वहां पे अगर वो केटर करेगा तो आगे कार्स बेच पाएगा। सो एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स हो गया। एक्सेस टू फंड्स, कई बार क्या होता है
कुछ कंपनी जानबूझ के मर्जर में जाना चाहती है, एक्विजिशन में जाना चाहती है, बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल, दे हैव दैट मच ऑफ टैलेंट, बट पैसा ही नहीं है तो कैसे कंटिन्यू करेंगे? सो फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल, फॉर द पर्पज ऑफ फंडिंग, उन्हें एक्विजिशन, मर्जर, इन सब में जाना पड़ता है। नाउ टैक्स बेनिफिट भी मिलता है जब मर्जर एक्विजिशंस होते हैं, तो सरकार अपनी तरफ से बेनिफिट्स देती है। दैट टू इज वन ऑफ द एडवांटेज एज वेल, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम लास्ट में पूछोगे कि आखिर मर्जर एक्विजिशन के कुछ फेलियर्स भी हो सकते हैं क्या, किसी रीजन से वो फेल भी हो सकता है क्या? तो यस, देयर आर रीजंस। देखो यार, पहली चीज हो सकता है इनकंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, आपने वो रणनीति प्रॉपर नहीं बनाई तो फेलियर के चांसेस हैं। पुअर बिजनेस फिट, आप साथ में तो आ गए लेकिन आपका काम कुछ और है, सामने वाले का काम कुछ और है, दोनों में अलग ही लेवल के डिफरेंसेस आ गए, कभी आप साथ में काम ही नहीं कर पाए। देन इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज, आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे, लाइक आपका प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है, सामने वाले का प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है, उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे वो समझ में नहीं आ रहा। लाइक डिज्नी हॉटस्टार ने जो किया, डिज्नी प्लस और हॉटस्टार ने जो किया, इंडिया में इट कैन बी सक्सेसफुल बिकॉज इंडिया में डिज्नी प्लस नहीं है, लेकिन कहीं और जाके ये करना डिज्नी के लिए फ्रूटफुल नहीं है, डिज्नी प्लस को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। देन कम्स ओवर एस्टिमेटिंग सिनर्जीज, कई बार हम ज्यादा ही सोच लेते कि भैया मिलके तो फोड़ देंगे, पता चला मिलके फुस हो गए, जो सोचा था वो भी नहीं हुआ। एंड फाइनली इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटस, होता यही है, अगर इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटस है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, दूसरी बहुत ही वीकर थी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल पर्सपेक्टिव, तो हो सकता है दूसरी कंपनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, अपना वजूद खो दे, एंड वो जो रीजन से उनको लेके आया गया था कि वो कंपनी जैसे काम करेगी, हो सकता है वहां के लोग सिर्फ एम्प्लॉइज जैसे काम करके रह जाएं। तो मेरे भाइयों, दिस वाज इट, द बिगेस्ट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट एज वेल एज द नॉलेज पार्ट। ये चैप्टर वो है जो तुम्हारा रिजल्ट बना या बिगाड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड द कंटेंट विच दिस चैप्टर इज आस्किंग फॉर। तो मेरे भाइयों, मिलता हूं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।